नमस्कार मित्रों, फंडामेंटल एनालिसिस के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे रेशियोज डिस्कस करेंगे जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। वहीं हम कुछ ऐसे रेशियोज जानेंगे जो किसी भी नए इन्वेस्टर की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले डिविडेंड यील्ड के बारे में। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड यानी कंपनी हर साल बिजनेस करके जो प्रॉफिट बनाती है उसका एक हिस्सा वो डिसाइड करती है कि उन्हें शेयर होल्डर्स के साथ बांटा जाए। अब शेयर होल्डर्स इतना भरोसा दिखाकर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी भी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। ये हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है शेयर प्राइस का कितना प्रतिशत डिविडेंड देना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स दो तरह से पैसा कमाते हैं। एक कैपिटल एप्रिसिएशन से, यानी कि मानिए किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी का शेयर लिया 100 रुपये में और अगले साल वो शेयर का प्राइस हो गया 120, तो 20 रुपये जो शेयर होल्डर्स ने कमाए उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड, जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से देती है। अब समझते हैं डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में फ़र्क क्या होता है। मानिए एक कंपनी है जिसने हर साल बिजनेस करके 400 रुपये का प्रॉफिट बनाया और उसके शेयर का प्राइस है 200 रुपये, और कंपनी ने डिसाइड किया हर शेयर के पीछे 10 रुपये का डिविडेंड देते हैं। और वहीं एक दूसरी कंपनी है, उसने भी एक साल में 400 रुपये का प्रॉफिट बनाया और उसके भी शेयर का प्राइस है 200 रुपये, और वो कंपनी डिसाइड करती है हर शेयर के पीछे 10 रुपये का डिविडेंड यील्ड देते हैं। अब सिंपल है, डिविडेंड यील्ड और कुछ नहीं, शेयर प्राइस का परसेंटेज होता है। यील्ड का मतलब परसेंटेज। परसेंटेज किसका? शेयर प्राइस का। पहली कंपनी ने कहा था 10 रुपये का डिविडेंड दूंगी, इसका मतलब शेयर के पीछे 10 रुपये ही मिलेंगे सिर्फ। और दूसरी कंपनी कहा 10 रुपये का डिविडेंड यील्ड दूंगी, मतलब हर शेयर के पीछे शेयर प्राइस का 10% डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे शेयर का प्राइस है 200 रुपये और उसका 10% हुआ 20 रुपये, तो ऐसे में उस इन्वेस्टर को 20 रुपये डिविडेंड दिए जाएंगे। पहले केस में 10 रुपये दिए और दूसरे केस में 10% दिया। अगर शेयर का प्राइस 200 की जगह 300 होता तो 10% के हिसाब से 30 रुपये होता। वहीं जो कंपनी ने कहना है कि डिविडेंड दूंगी, तो उस केस में शेयर का प्राइस कुछ भी हो, वहाँ 10 रुपये ही मिलेंगे। आई होप आपको डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में फ़र्क समझ में आ गया होगा। डिविडेंड यानी एक फिक्स अमाउंट जो कंपनी डिसाइड करती है, उससे शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर का प्राइस कुछ भी हो, डिविडेंड आपको फिक्स अमाउंट में मिलता है। और डिविडेंड यील्ड यानी कि शेयर प्राइस का परसेंटेज, यानी कि शेयर का प्राइस अगर 200 है तो 10% के हिसाब से 20 रुपये, 300 है तो 10% के हिसाब से 30 रुपये। ये होता है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में फ़र्क। अब किसी भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, चलिए देखते हैं। ये एक कंपनी है इंडियन ऑयल, इसका डिविडेंड यील्ड है 8.58% का। वहीं एक दूसरी कंपनी भी लेते हैं, विप्रो, जिसका डिविडेंड यील्ड है 0.17%, यानी कि ना के बराबर। अब ऐसे में हमें पहली कंपनी ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो ज़्यादा डिविडेंड देती है। पर ऑन अ सेकंड पॉइंट, दूसरी कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, पैसे भी बहुत कमाती है और ये डिविडेंड नहीं देती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, पहली कंपनी जो है इंडियन ऑयल, उसका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है जिसको रैपिडली ग्रो नहीं करना है, ना ही उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करने की ज़रूरत है, ना ही वो कंपनी को कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगाने की कोई ज़रूरत है। ऐसे में कंपनी अपना प्रॉफिट रख के क्या करेंगे खुद के पास, तो वो डिसाइड करती है क्यों ना ये शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए। वहीं दूसरी कंपनी है जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, इसको बिजनेस चलाने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, सेल्स रीजनल ऑफिसेज खोलने पड़ते हैं और कंपटीशन से लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में कंपनी को पैसे अटकाने पड़ते हैं। और एक दूसरा प्रोस्पेक्टर है कि किसी भी कंपनी का मेन मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादा पैसा अटकाना पड़ता है। जहाँ विप्रो 0.17% का डिविडेंड देती है, यानी कि इससे एक आइडिया आता है कंपनी के पास फ्यूचर प्लान्स हैं। कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बांट नहीं रही है, फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कंपनी को खुद के बिजनेस पर भरोसा है और कंपनी ग्रोथ बना सकती है। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना भी करे तो उनका बिजनेस चलेगा, जैसे इंडियन ऑयल। तो ऐसे में आप बताइए, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जो डिविडेंड देती है वो कंपनी, जो डिविडेंड नहीं देती है? आप कहोगे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड देती हो। अब यहाँ और एक कंसेप्ट आता है। देखिए, जो कंपनी डिविडेंड ना देके री इन्वेस्ट करे अपने प्रॉफिट को, वो कंपनी एज कंपेयर ज़्यादा ग्रो करती है उस कंपनी से जो डिविडेंड देती हो।
देखते हैं, ये प्राइस चार्ट है विप्रो कंपनी का, जो ऊपर जाता दिख रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया है और इसीलिए मार्केट इसको ज़्यादा भाव दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ है इंडियन ऑयल का प्राइस चार्ट। इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसने डिविडेंड तो दिया है, पर आप देखोगे इसका प्राइस बढ़ा तो नहीं, उल्टा गिरा है। तो आपके शेयर्स का प्राइस भी कम हुआ है। तो ऐसे में उस डिविडेंड का क्या ही फायदा, आखिर में आपका हुआ तो नुकसान ही ना। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ग्रोथ पर ध्यान दे, जिसके पास आइडियाज़ हो, फ्यूचर प्लान्स हो। वो कंपनी के ज़्यादा चांसेस है आपके पैसे बढ़ाने का, ना कि वो कंपनी जो आपको डिविडेंड तो खूब देती है पर आपसे शेयर का प्राइस कम होता रहता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाई या लो डिविडेंड देखकर किसी भी कंपनी को कम या ज़्यादा ना आके। अब जानते हैं ये प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है और क्यों ये किसी भी कंपनी में होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रमोटर यानी वो इंसान जिसने कंपनी खड़ी की है, जिसने कंपनी को बनाया है। तो ऐसे में जिस कंपनी में प्रमोटर की खुद की होल्डिंग ज़्यादा होगी, ऐसे में एक आइडिया आता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस में कितना भरोसा है। एक एग्जांपल लेते हैं। ये चार्ट है वेदांता कंपनी का। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 56.4% की है, यानी आधे से ज़्यादा कंपनी आज भी प्रोमोटर होल्ड करते हैं। यूजुअली किसी भी इंडस्ट्री में प्रोमोटर होल्डिंग 30 से 40% की होनी ही चाहिए। ये एक अच्छा साइन होता है। पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होना एक रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि बैंक्स। अब आरबीआई की कुछ ऐसे गाइडलाइंस है कि कोई भी इन्वेस्टर 20 से 25% से ज़्यादा बैंक्स की होल्डिंग नहीं ले सकता है, ताकि किसी भी इंसान के पास इतनी ताकत ना हो कि वो किसी भी बैंक को चला सके या उसे बर्बाद कर सके। तो ये एक एक्सेप्शन भी है। पर यूजुअली बैंक छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35 से 40% होनी ही चाहिए। ये एक थंब रूल है। अब वेदांता के केस में प्रोमोटर होल्डिंग है 57% की। तो ऐसे में हमें खुश नहीं होना है। अब थोड़ा इसके नीचे आते ही यहाँ हमें एक देखने को मिलता है प्लेजिंग 100%। अब प्लेजिंग क्या है? प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना, यानी कि प्रमोटर के पास मोर देन 50% होल्डिंग तो है, जो कि एक अच्छा साइन है, पर वो पूरी की पूरी होल्डिंग किसी के पास गिरवी पड़ी हुई है, किसी बैंक में या किसी इंसान के पास। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स को पैसों की किल्लत आई होगी और इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग को गिरवी रख दिया, और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब आपको सिर्फ ये देखकर खुश नहीं होना है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% है। आपको ये भी देखना है कि क्या वो असल में प्रोमोटर के पास है भी या नहीं। अब कुछ ऐसे कंपनीज भी है जिनकी सेल्स काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है, पर उनकी प्रोमोटर होल्डिंग 0% है। जैसे कि एक कंपनी है आईटीसी। अब इस केस में ऐसा क्यों है जानते हैं। आईटीसी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है जिसका कोई ओनर नहीं है, यानी कि इसे 4-5 बड़ी कंपनीज ने मिलकर खड़ा किया है, तो इसका एक मालिक नहीं है। ऐसे केस में हमें देखना चाहिए एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग है कि नहीं। अब एफआईआई क्या होता है? देखिए, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कंपनीज, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज। जैसे आईटीसी के केस में एफआईआई की इन्वेस्टमेंट लगभग 15% की है और डीआईआई की इन्वेस्टमेंट है 44.6% की। तो ऐसे में हमें ये समझ आता है कि बड़े इन्वेस्टर्स को बिजनेस में इंटरेस्ट है और हमें ये रेशो इनडायरेक्ट हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वैसे ही और एक कंपनी है यस बैंक। अब इस कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इस कंपनी के मालिक भाग गए थे और दिवाला घोषित कर दिया था। ऐसे में बड़ी बैंकों ने मिलकर इस बैंक को संभाला, तो इसका भी एक मालिक नहीं है। ऐसे में इसकी प्रमोटर होल्डिंग 0% बता रहा है। ये भी एक एक्सेप्शन है। अब चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? ये हमें बताता है क्या कंपनी के ओनर्स अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं। अगर चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग माइनस है तो इसका मतलब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, और यहीं चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग प्लस बता रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स और अपनी होल्डिंग्स मार्केट में से खरीद रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन होता है। प्रोमोटर होल्डिंग एक बहुत ही सिंपल रेशो है, लेकिन हमें खास ध्यान किस चीज़ पर देना है कि क्या प्रोमोटर्स की होल्डिंग किसी के पास प्लेजिंग पड़ी है कि नहीं। वहीं हमें देखना है एफआईआई और डीआईआई की इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है और उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है साल दर साल या कम होते जा रही है। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट रेशो की तरफ, जो बताता है कंपनी अपने असेट का कैसे और कितना यूज़ करती है, असेट टर्नओवर। अब ये क्या है?
देखिए, असेट टर्नओवर का सिंपल मतलब है कोई भी कंपनी अपने असेट का यानी मशीनरीज और प्लांट का कैसे और कितना यूज़ करती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए एक कंपनी है जो कि जूते बनाती है, और वो कंपनी जिस मशीन पर जूते बनाती है वो एक बार में 400 जूते ही बना पाती है। और वहीं एक दूसरी कंपनी है और वो भी जूते बनाती है, पर वो एक मशीन पर 600 जूते बना लेती है। तो ऐसे में कौन सी कंपनी बेहतर है? वही ना, जो कम से कम इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाले। बस यही हमें बताता है असेट टर्नओवर। इससे हमें समझता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है अपने एसेट का यूज़ करने में। एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए एक कंपनी है जिसका नेट सेल है 10 करोड़ रुपए, और इस कंपनी की असेट्स है 5 करोड़ की। तो असेट टर्नओवर 2 का मतलब 2 रुपए का माल बनाने के लिए 1 रुपए की असेट का यूज़ होता है। अब ये इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये रेशियो आमतौर पर लो होता है, और वहीं सर्विस बेस्ड कंपनी में ये रेशियो हायर होता है। एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले के केस में ये रेशियो 2.50 का है। मतलब 500 रुपये का प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को लगभग 200 रुपये की एसेट यूज़ होती है। और आपको ये भी देखना है हर साल कंपनी के असेट टर्नओवर अगर बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा असेट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है। इसे कहते हैं असेट टर्नओवर। ये काफ़ी सिंपल और बेसिक रेशियो है। आई होप आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। मैंने कहा था ना आपसे, आपको एकदम आसान तरीके में इन्वेस्टिंग कराना सिखा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए और इंटरेस्टिंग रेशियोज के साथ। जय श्री राम।